अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, हमने एनवायरनमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आई नो दिस इज़ अ वेरी वेरी बोरिंग चैप्टर, बहुत लंबा भी है। स्टार्ट करो तो ख़त्म नहीं होता, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। तो हमने इसमें बस अब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। आखिरी आखिरी कुछ बातें थी, ये वीडियो होगी और उसके बाद होपफुली एक आखिरी वीडियो अलग से मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि इस एक में सब कुछ पूरा नहीं आएगा तो फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो अब हमने करना है जी, काफ़ी कुछ कर लिया और अब हम आगे हैं मीटियोरोलॉजी पे। आपकी मीटरोलॉजी में से कुछ ऐसी ज्यादा बातें नहीं आती, बस खाली आपसे वाइवा में बहुत हुआ ये पूछे थे कि मीटरोलॉजी होती है, तो आपकी वो वाली साइंस है, वो फिनोमिना जो आपके वो साइंस जो आपके इन्वायरमेंट में अकरिंग फिनोमिना से कंसर्न होता है उसको मीटरोलॉजी कहते हैं। मीटरोलॉजी में 7 चीजें शामिल है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, क्लाउड्स, रेनफॉल, सनशाइन, ये आपकी मीटरोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, बस इतना सा आपसे इसके बारे में पूछते हैं। उसके अलावा आपके पास जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है जो मैंने लिखी है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको पता है कि ज़ाहिर है हमारा जो सी लेवल पे प्रेशर है वो मैंने भी आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ है कि ना वो ज़्यादा हाइट पे होता है और ना वो ज़्यादा डेप्थ में होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है और जैसे हम सी लेवल से नीचे जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब पेशेंट कोई भी बंदा बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, सपोज वो माउंटेन्स पे चला जाता है, तो माउंटेन्स पे आपका बहुत ऊंचे जो पहाड़ होते हैं वहां पर एयर का प्रेशर कम होता है। उसकी वजह से वहां पर आपका एयर का प्रेशर कम होगा, बाहर एयर में ऑक्सीजन कम होगी तो हमें ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजनेशन बॉडी में सही से नहीं होती तो डेफिनेट सी बात है कि हीमोग्लोबिन को जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसे नहीं मिल पाती, तो पेशेंट को डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सांस चढ़ते हैं, फटिगेबिलिटी होती है, नोजिया, इंसोम्निया, हेडेक और ये रिंगिंग सेंसेशंस और ये सब कुछ होती है। ये आपके एक्यूट सिम्टम्स हैं। और ज्यादा जब देर तक आप ऊपर रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पल्मनरी इडीमा डेवलप होना शुरू हो जाता है, डिपेंड बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन कंटेंट इन योर बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए पेशेंट को फौरी तौर पर हमने नीचे लेके आना होता है। इतनी सी बात हाली जहन में रखने की जरूरत है, ये आपके एमसीक्यू में ही आता है, एससीक्यू में कभी भी नहीं आता। अच्छा, ज्यादा लो ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं यानी जो डीप सी डाइविंग करते हैं, क्योंकि लो ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर बाहर बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा प्रेशर के बाद आपका जो बाहर आपका जब एयर का प्रेशर ज्यादा होता है तो एक्सेसिव नाइट्रोजन और एक्सेसिव ऑक्सीजन आपके बॉडी में ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। जब आप ऊपर दोबारा असेंड करते हैं वापस तो वो गैसेस बाहर निकलने की जब कोशिश करती हैं तो एयर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। उसकी वजह से पेशेंट को डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आते हैं, कन्वर्जन और इवन उसको मेंटल जो ट्रॉमा है ना वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन में अगर ऐसे आपकी जो वेसल सप्लाई करें वहां पर कोई बबल बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो इट कैन लीड टू सिवियर कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। तो उससे आपको स्पेशल फिर कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे पहले उन्हें रखा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर उसके प्रेशर को नॉर्मलाइज किया जाता है। तो ये सारे आपको आपने याद रखने। ठीक है, जो आपका हाई प्रेशर का स्टेट होती है उसको हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं, और जो आपकी लो ऑल्टीट्यूड पे जाके स्टेट आती है यानी जिसमें आपको ये मैंने कहा कि बेंड्स और स्क्यूज डेवलप हो जाते हैं, और भी सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के। सबसे जो आपका एक मेजर इफेक्ट है वो मेंटल स्टेट पे आता है, उसके अलावा भी होते हैं। तो इनको हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ लो ऑल्टीट्यूड पे जो आता है उसको केजन्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, बस ये याद रख लेना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एयर टेम्परेचर है जी। एयर टेम्परेचर में एक हीट है और एक कोल्ड टेम्परेचर है, जो दोनों हमें एक्सट्रीम का हो तो इफेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी सारी चीजें ऑस्पी और एमसीक्यू के सवाल हैं। ठीक है, इनको अच्छे से करना है। इनमें क्या है, हीट स्ट्रोक, बस खाली इनका पता होना चाहिए कि ये है क्या, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, हीट स्ट्रोक का मतलब है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब वार्म ब्लडेड चीज़ों में आते हैं, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हर हाल में मेंटेन रहता है, विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर जो मर्जी होता रहे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रहता है। और उसके लिए जब हमारे पास ये बॉडी टेम्परेचर का जो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है अगर ये कभी भी खराब होगा तो जाहिर है हमें बाहर की हीट से ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारी बाहर की हीट अगर चेंज हो रही है या ज्यादा कम हो रही है तो उससे हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में भी फर्क आ जाता है, जिससे डेफिनेटली हमारी बॉडी के मैकेनिज्म नॉर्मल हालात में रेगुलेट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे सारे बॉडी के जो मैकेनिज्म है, जो एंजाइम्स का फंक्शन है, एवरीथिंग इट इज सेटल्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि जब बहुत एक्सट्रीम का हीट होता है, बहुत ज्यादा वाला, ठीक है, ये सबसे एक्सट्रीम वाली चीज है जो हीट स्ट्रोक है, कि आप बहुत ज्यादा सवेयर हीट से एक्सपोज होते हैं। और इस तरह से कुछ होता है कि आपका इतनी ज्यादा हीट होती है बाहर आपके इन्वायरमेंट में, मतलब ये बहुत ज्यादा वाली बात है। और पेशेंट होता भी जरा लो इम्यूनिटी का, इतनी अच्छा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसका हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है। ठीक है, लफ्ज पे गौर करना है, फेलियर है। ठीक है, बिल्कुल खत्म, खराब हो जाना हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म का, उसके फेल हो जाना, मतलब वो अब काम नहीं कर रहा। उसमें क्या होगा कि पेशेंट का बाहर की हीट से अंदर का बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा रेज कर जाएगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 98.7 डिग्रीज फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, आप बोलते हैं 98.7 डिग्री फॉरेनहाइट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो उसमें
हमारे पास इस हालात में हीट स्ट्रोक में टेम्परेचर 107 से 110 डिग्रीज तक रेज कर जाता है, जो कि ऑलमोस्ट डेथ की कंडीशन होती है, ठीक है। ज्यादातर इसमें पेशेंट्स को अगर फौरन ना ट्रीट किया जाए तो उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपकी बॉडी के कोई भी जो मैकेनिज्म है वो सारे खराब हो जाते हैं, इंजाइम्स का काम करना खत्म हो जाता है, पोटेशियम सारे सेल्स में से बाहर आ जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है और पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सिवियर ये कंडीशन है। हीट हाइपरपेरेक्सिया का मतलब ये है कि आपकी इतनी हीट से एक्सपोजर हुआ है, आपको बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, कि आपका जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है वो इम्पेयर हो गया, वो ठीक काम नहीं कर रहा। याद रखना दोनों में फर्क है, इसमें बिल्कुल फेल हो गया था, इसमें इम्पेयरमेंट हुई है। इसीलिए इम्पेयरमेंट वाली कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो 107 तक कभी भी नहीं जाता, 105 से 106 डिग्रीज तक रहता है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है। फॉरेन पेशेंट की बॉडी से पूरे मतलब उसको करके ना वो क्या डी क्लोथिंग उतार के और उसको बिल्कुल ठंडी बर्फ पर लिटा दिया जाता है, उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है कि उसको फौरन कूल किया जा सके, टेम्परेचर नीचे लाना होता है, और उसके बाद फिर बाकी हम उसको थेरेपी देते हैं, तो ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, हीट हाइपरपेरेक्सिया के बाद हीट एग्जॉस्शन। हीट एग्जॉस्शन का मतलब ये है कि बहुत देर जब आप धूप में रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, जाहिर है स्वेटिंग की वजह से आपका पसीना निकल जाता है, पसीने में आपके बहुत सारे सॉल्ट्स भी बॉडी के लूज हो जाते हैं, इन सब की वजह से आपको बहुत ज्यादा फटीगेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग की वजह से ना आपका जाहिर है सर्कुलेशन में पानी कम हो जाएगा, पानी कम होगा तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कि बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग की बात हो रही है, थोड़े बहुत पसीने की बात नहीं हो रही। तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, और ये सब कुछ होने की वजह से आपको फटीगेबिलिटी हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, उसको हीट एग्जॉस्शन कहते हैं, ठीक है। हो सकता है लोग इस केस में बेहोश भी हो जाए, जो धूप में बहुत खड़े खड़े रहने की वजह से बंदा थोड़ा बहुत बेहोश हो जाता है। अच्छा, हीट क्रैम्प्स होते हैं अगर आपने बहुत तेज धूप में बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी की है तो आपकी मसल्स अकड़ जाते हैं, क्योंकि आपका एक तो बहुत ज्यादा धूप में काम करने की वजह से आपको वही बात थी कि पसीना बहुत निकल गया, बॉडी में नमकियात कम थे, ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ, उसमें आप काम भी कर रहे थे तो मसल्स आपके स्पैज्म में आ जाते हैं, क्योंकि उनको ब्लड फ्लो प्रॉपर मिल नहीं रहा होता, न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे होते, उसको हीट क्रैम्प कहते हैं, ठीक है। हीट सिनकपी यही होता है कि बहुत देर अगर आप खड़े रहे हैं तो उसमें फेंटिंग हो जाना। सिनकपी बेसिकली मींस फेंटिंग, के बहुत देर धूप में खड़े रहने की वजह से अगर आप फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, स्पेसिफिकली उसको हीट सिनकपी कहते हैं। हीट एग्जॉस्शन में ये था कि फटीगेबिलिटी है, डिजीनेस है, थकावट है, सिनकपी में बेहोशी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो ये आपने याद रखनी है, आपकी एमसीक्यू और ऑस्पी के सवाल हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास आता है कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस में होता है कि एक तो आपकी पूरी बॉडी एक्सेसिवली ठंड से एक्सपोज हो गई है, तो पूरी बॉडी जब होती है तो एकदम से बॉडी का टेम्परेचर पहले राइज करता है और फिर बहुत शदीद फॉल हो जाता है, आपका शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, पीएच बॉडी का डिक्रीज हो जाता है, बीपी डिक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी रेट खराब हो जाता है, तो काफी सारे इसके सिम्टम्स और साइंस आते हैं, और टेम्परेचर आपका 70-75 डिग्रीज फॉरेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो आपने पेशेंट को फॉरन इसको वार्म अप करना होता है, ठीक है। एक्सेसिव लोकल चिलिंग का मतलब है कि पूरी बॉडी नहीं, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो बहुत ठंड से एक्सपोज है। सपोज जो आपका ट्रेंच फुट होता है, ट्रेंच फुट में होता ये है कि आपका जो पैर है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वो आपकी बहुत ज्यादा सर्दी में एक्सपोज होती है। सपोज जो लोगों का सब सोल्जर्स होते हैं, कोई पाँव किसी का ग्लेशियर के अंदर फंस गया, ग्लेशियर या फिर बहुत ठंडे पानी में फ्रोजन वाटर था, या मतलब जमने के करीब पानी था जिसमें उसका पाँव इमर्स रहा ज्यादा देर के लिए, तो उन लोगों को जो उस एरिया में नुकसान होता है उसको ट्रेंच फुट कहते हैं, ठीक है। वो आपके मसल्स, उसके स्किन पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। इसी तरह आपका होता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट भी ये होता है कि सर्दी से जो एरियाज आपके एक्सपोज होते हैं उनमें शिवरिंग और स्वेलिंग हो जाती है, डीमा हो जाता है, वहां पर ब्लड सप्लाई ना आने की वजह से। ये ज्यादातर होता है आपकी वो एरियाज जो एक्सपोज होते हैं, ईयर लोब्स में, कानों में हो जाता है, नाक पे हो जाता है, उंगलियों में आपकी हो जाता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट में ये होता है ना कि वहां पर क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है, खून जम जाता है, मजीद पीछे से ब्लड सप्लाई आती नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं आती तो वहां पर ब्लड सप्लाई स्टेब्लिश होने के लिए उस जगह पर इन्फ्लेमेशन करती है बॉडी, इन्फ्लेमेटरी एडीमा हो जाता है, वो सारी जगह स्वेल और रेड हो जाती है, ये सारा फ्रॉस्ट बाइट होता है, ठीक है। ये नॉर्मली भी जिन लोगों की उंगलियां सर्दियों में सूज जाती हैं बहुत ज्यादा वाली, वो फ्रॉस्ट बाइट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेट्रोलॉजी की जो बाकी चीजें, ह्यूमिडिटी होता है, हवा में नमी का होना, एयर वेलोसिटी, हवा की स्पीड, इसमें आपने बस इतना याद रख लेना जो बुक में लिखा हुआ है ना कि नॉर्मल हवा की स्पीड जो है वो कितनी होती है, स्लाइट ब्रीज की कितनी होती है, हरिकेन की कितनी होती है, वो जरा कभी एमसीक्यू में आ ना जाए इसलिए एक नजर देख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्लाउड्स, रेनफॉल और सनशाइन, ये सारे मेट्रोलॉजी का पार्ट है, मुझे इतना पता होना चाहिए, नथिंग एल्स दैट। अगला टॉपिक है जी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। हमारे पास आपको सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सबसे पहला जो तरीका होता है वो डंपिंग है। डंपिंग का मतलब है कि एक जगह पर, किसी भी जगह पर
पर आप बहुत सारा कूड़ा जो थोड़ा सा आपका लैंड में नेचुरली कोई डिप्रेस्ड एरिया है वहां पर आप सारा का सारा कूड़ा डिस्पोज कर दें, उसको छोड़ दें और वो नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होता रहेगा, उस पर मक्खियाँ आती रहेंगी, उसकी बू फैलती रहेगी और आखिरकार वो ह्यूमस बन जाएगा यानी कि डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। सबसे इन अप्रोप्रिएट मेथड है ये डंपिंग, क्योंकि इसमें मक्खियाँ, रोडेंट, चूहे, बिल्लियाँ जो मर्जी आए उसमें फिरते रहे, बू उसकी फैलती रहे, गंद मचता रहे, हवा चले तो वो उड़ जाए। तो ये सारा मेथड जो है डंपिंग इसको कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनसैनिटरी मेथड है, इसको नहीं करना चाहिए। कंट्रोल टिपिंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल सा भी इसमें क्या करते हैं कि आपके लैंड में या तो नेचुरल डिप्रेशन है तो बहुत अच्छी बात है, नेचुरल डिप्रेशन नहीं है तो खुद से एक पूरा ट्रेंच सा क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर सारे वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है और उसके ऊपर लैंड से यानी नॉर्मल मिट्टी से जिससे वो खोदा है उसी से उसको कवर कर देते हैं। अगर खोदा नहीं है, पहले का कोई डिप्रेशन बड़ा सा बना हुआ था तो भी उसको ऊपर से कवर करना जरूरी है, नॉर्मल लैंड से, नॉर्मल मिट्टी से उसको पूरे को अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि ना तो उसमें मक्खियां भिन भिन आए और ना ही उसकी बू फैले और वो एज सुन एज पॉसिबल खुद ही डीके हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। इसको कंट्रोल टिपिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इंसिनरेशन का मतलब है कि कूड़े को जितना भी वेस्ट है उसको जला देना, लेकिन ये कॉस्टली मेथड है, स्पेशली जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको तो हमें करना पड़ता है, इंसिनरेशन में जलाना पड़ता है क्योंकि वो डैमेज या टॉक्सिक वेस्ट होता है। जो नॉर्मल वेस्ट है, जो सॉलिड डिस्पोजल है हमारा, इसमें हम सारे ना सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात करें, अभी हम एक्सक्रीटा की बात नहीं करें, जो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा होता है यानी जो आपका फीकल मैटर होता है, फीसिस वगैरह, उसकी बात नहीं करें, बाकी कूड़े करकट की बात करें। तो इंसिनरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि इंसिनरेटर होना चाहिए, जलाने की वाली एक बड़ा एरिया चाहिए उसके लिए, ऐश की उसका डिस्पोजल का तरीका हमारे पास होना चाहिए जो कि हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट होता है हमारा सॉलिड वेस्ट उसको मिक्स कर देते हैं जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है यानी जो नाइट सॉइल होती है, जो ह्यूमन फीसेस हैं, उनके साथ आप जो सॉलिड वेस्ट है उसको मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। वो गांव में लगाते हैं ना गोबर के थपेड़े से, जो वो बेसिकली ये कंपोस्टिंग होता है। उसको जब वो इस तरह मिक्सचर सा बना के उसको लगा देते हैं धूप में खुश्क होने के लिए, वो खुश्क होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया उसको डिके करते रहते हैं, उसमें से सारा कुछ जब डिके हो जाता है तो वो बन जाता है बड़ा ही अच्छा सा मेन्योर जो कि आपकी फील्ड्स के लिए, जो आपकी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मतलब एक पूरी आप समझ लें खाद की हैसियत रखता है वो आपकी फसलों के लिए, ठीक है। तो उसको कंपोस्ट कहते हैं। ये भी एक तरह का डिस्पोजल का तरीका ही है। मेन्योर पिट्स जो है वो ये कि आप फसलों में जब काम करते हैं ना तो आप ये कहते हैं कि वहां पर दो आप ना खोद लें गड़े से, उनमें से एक गड़ा आप इस्तेमाल किया करें, दूसरा गड़ा जो है वो तैयार रहता है कि जब भी जरूरत पड़े। उसमें क्या होता है कि आप सॉलिड वेस्ट भी अपना डालते जाते हैं और उसमें जो एक्सक्रीट है वो भी डालते हैं। उसके बाद जब वो भर जाता है उसको कवर कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर दूसरा वाला गड़ा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। काफ़ी दिन बाद यानी कि महीना या 2 महीने गुजरते हैं तो वो सारा का सारा खुद ब खुद ही कंपोस्ट बन जाता है जो कि आपकी फील्ड्स में फिर आप इस्तेमाल कर लेते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो वो मेन्योर पिट उसे कहते हैं। ब्यूरियल का तरीके का मतलब ये कि ये आपका जो कैंप्स के लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है कि कैंपिंग में आप अपने लिए उसी तरह से जगह छोटी छोटी सी खोद लें चीज़ें, वहां पर आप पूरे दिन का अपना वेस्ट जमा करते रहें, एंड ऑफ द डे पे उसको आप कवर कर दें लैंड से और फिर नया खोद लें। तो इसको ब्यूरियल कहते हैं, लेकिन ये कैंपिंग के लिए होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का मतलब है कि बड़े बड़े डिस्ट्रक्टर्स यानी मशीनें हो जो सारे के सारे सॉलिड वेस्ट को डिस्ट्रॉय करें और उसको फिर कहीं पर फेंकें, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा तरीका हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। अभी तक किसी कोई मसला हो कि नाज़ में, थैंक यू।